दोस्तों, खुश नसीब हैं हम कि आज मनोज पांडे जी के साथ वार्तालाप करने का हमें अवसर मिल रहा है। सारा जीवन इन्होंने पर्यावरण को समर्पित किया है। वर्ष 2020 में 9 फरवरी 2020 को पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही प्रतिष्ठित हाईलैंडर अवार्ड इन्हें मिल चुका है। तो पांडे जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाई। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये प्रेरणा कैसे आई और कब से आपने ये पर्यावरण के प्रति सोचना शुरू किया और कब से आपने अपने कार्य को शुरू किया? सर, दिक्कत ये थी कि जब हम 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, बगवाली पुगर से, तो हमारी माता जी सुबह के 3 बजे से 4 बजे के बीच में हम लोगों के लिए स्कूल का खाना बना के और करीब 4 बजे वो यहाँ से जंगल को निकल जाते थे। करीब 9 बजे वापसी होती थी उनकी। हम खाना खा के विद्यालय को चले जाते थे, पूरे गांव के ही महिलाएं। 3 बजे रात 4 बजे रात वो एड़ाद्यू के जंगल से लकड़ी लेने चले जाते। जी हाँ। तो हमें भी लगता था कि हमारी ईजा जंगल गई है, खाना अपने बना के रख गई है और खा के हम स्कूल को जाते थे। तो लगा कि हमारे क्योंकि यहाँ तो कोई पेड़ वगैरह नहीं थे, तब लगता था कि हमारे पास भी कोई पेड़ होते तो हमारी माताजी को इतनी जल्दी रात को ही जंगल से लकड़ी लेने नहीं जाना पड़ता था। ना गैस था उस समय, ना स्टोव था, सिर्फ लकड़ी ही एकमात्र सहारा हुआ करते थे। तो यहाँ उस समय वृक्ष नहीं थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ये तो सब खेती वाली जमीन थी। और ये आसपास ये वाला बिल्कुल नहीं, एकदम इस बेल्ट में पनेर गांव में। हाँ, ये तो फॉरेस्ट लैंड है, ये तो डेवलप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया। लेकिन वो वाला एरिया, लेकिन गांव के जी गांव में कोई भी वृक्ष नहीं थे। गांव में भी थे, एक एरिया में थे, बाकी नहीं थे। बहुत कम मिल सकता है वो वृक्ष नहीं थे। तो आपने ये और आपने पानी से रिलेटेड भी काम किए हैं जी। तो यहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि जो है उस समय अधिक परिश्रम करना पड़ता था चारे के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता था, तो आपने चारे की व्यवस्था यहीं हो जाए। जी। और पानी के बारे में वाटर रिसोर्सेज भी आपने रिचार्ज किए? जी, तो सर मैं जब मैंने इंटर की पढ़ाई पिथौरागढ़ से की जी, उसके बाद मैंने कॉलेज हल्द्वानी एमए पीजी कॉलेज से किया। तो पढ़ाई के दौरान ये था कि कुछ वहाँ पर क्योंकि हम तो पहाड़ से थे, वहाँ बहुत गर्मी होती थी। घर को आते थे तो अच्छा लगता था कि हवा है, पानी भी है। जी हाँ। तो मेरे पिताजी भी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे थे। वो आपके नैनीताल सेक्रेटरीट में जॉब करते थे। जब वो छुट्टी आते थे तो वहाँ पे से कुछ फल वगैरह लाते थे, तो हम खा के वो बीज भी किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में लगा देते थे। तो पिताजी कहते थे, भाई एक पौधा भी लगाओगे तो कल के दिन आपके काम आएगा, खाने के काम आएगा, हवा के काम आएगा। तो हम पिताजी जब नैनीताल से आते थे तो आम या सेब या कुछ भी फल लाते थे तो हम उसको एक गमले में बो के, हमारे घर में काफ़ी आज के दिन ये पेड़ सब हम गुठली और कुछ कलम वाले ही हैं जो हमने लगवाए। आम है, अमरूद है और ये फलदार पेड़ जो है। साथ ही दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि मिडवे रेस्टोरेंट और मिडवे होम स्टे भी चलाते हैं सर जी। और इनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि इनके हमने लस्सी पी, तो इन्होंने क्या कहा कि आपको जो लस्सी हमने पिलाई है उसका पैसा तो हम आपसे लेंगे, लेकिन जो वृक्ष हमने लगाए हैं उससे जो ऑक्सीजन मिल रही है, उससे जो हवा प्राण वायु जो उससे प्राप्त हो रही है, उसका पैसा हम चाहकर भी नहीं ले सकते। कितनी जबरदस्त आपने वो बात कही, वो अमिट छाप छोड़ मेरे तो सभी क्योंकि भविष्य हमारे छात्र हैं, सभी छात्रों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये ना देखें कि हमें हर चीज़ का पैसा मिले। हम अगर 2 पेड़ भी लगा दें, 2 पेड़ मात्र, तो हमारे देश की आबादी इतनी, 2 पेड़ हर बच्चा लगा दे 1 साल में, तो हमें और उसकी रक्षा और सेवा करें तो अपने आप हम लोग काफ़ी उसमें कार्य कर सकते हैं, जिससे हमारे पहाड़ का भविष्य तो होगा ही होगा और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। मेरा विशेष निवेदन है स्कूली बच्चों से। आपने नौले भी विकसित करे हैं? जी, नौले तो अभी काफ़ी किए थे हम लोगों ने, गांव में ही जो नौले थे, अब तो फिर दोबारा सूख चुके हैं, पानी की बहुत दिक्कत है। मैंने यहाँ पे बरसाती तालाब काफ़ी बनवाए। मैं अभी आज की डेट में करीब 1 से 1.5 लाख लीटर पानी मैंने बरसात में स्टोरेज कर चुका हूँ, जो मैं गर्मी में पौधों के लिए यूज़ करता हूँ।
तो आपके जीवन की मुख्य प्राथमिकता पर्यावरण का संरक्षण है। जी, सबसे मेन यही है, क्योंकि इस विषय में आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमने उसमें काम किया। मैं एक एनजीओ से भी जुड़ा रहा और उसके बाद मैं अपने ग्राम सभा में ग्राम प्रधान भी रहा 2002 से 7 तक। उसमें भी हमने प्लांटेशन में बहुत कार्य किए और खाल तालाब जो सरकारी योजनाएं थी उससे भी बनाए और अतिरिक्त भी बनवाए। वो पौधे आज बहुत बढ़िया हो चुके हैं वहाँ पे। और 2000 से हमारी जो पेयजल स्कीम है हम गांव वाले खुद चलाते हैं, तो आज तक हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं आती। पेयजल के लिए गाय बच्चियों के लिए वही पानी हम यूज़ करते हैं। बहुत ही मतलब प्रेरणादायक बातें हैं दोस्तों। और दूसरा एक और बहुत ही ज़बरदस्त संदेश युवाओं के पास जाता है कि जो पलायन कर रहे हैं इन्होंने तो अपने गांव में ही सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं और लोगों का जीवन सुगम हो चुका है। रोजगार भी इनके पास काफ़ी अच्छा है आज की तारीख में। और काफ़ी हम कहेंगे कि काफ़ी व्यापक रूप से इनका प्रचार प्रसार भी हो चुका है। और लोग जो भी आते हैं आपके रेस्टोरेंट में तो बैठते ही हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो आप पलायन के बारे में आपके क्या विचार हैं और युवाओं के लिए क्या संदेश है? मेरा अपने उत्तराखंड के युवाओं से एक बड़ा निवेदन है कि कोई भी सरकार हमें नौकरी नहीं दे सकती। चाहे भगवान भी आ जाए, हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। नौकरी ही सब कुछ नहीं है। अगर किसी के पास ऐसा एरिया है, हम बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन और बहुत हमारे पास ऐसे काम हैं जैसे। और मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकारों से भी निवेदन है कि जिन लोगों के खेत यहाँ पे बंजर हो चुके हैं, उस माध्यम से कुछ जड़ी बूटी या आपका अदरक, जैसे इसी बार आपका टमाटर 200 रुपया किलो गया, सब्जी आए दिन महंगी होती जा रही, तो कुछ लोगों को उसमें प्रेरणा दी जाए और उनको काम दिया जाए, उनको मुफ्त खाद बीज पानी दिए जाए, जिससे कि वो स्वरोजगार की ओर बढ़े और इसी से हमारा पलायन रुके। आपने मिडवे रेस्टोरेंट भी खोला जी। तो ये आपने मिडवे रेस्टोरेंट का आइडिया आपका कहाँ से आया, कब इसकी शुरुआत की आपने? और जो युवा इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मैंने उनके लिए क्या प्रेरणा? सन 2002 से यहाँ पे आपका जंगली पौधों की नर्सरी पे काम किया। सबसे पहले जी। तो उससे भी मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। धीरे धीरे लोगों से मैं जुड़ता गया और सन 2012 में मैंने मिडवे रेस्टोरेंट की शुरुआत की। और ऐसा नहीं है, दिक्कतें बहुत आती है। अगर 10 लोग सपोर्ट करने वाले थे तो 20 लोग कि पढ़ लिख के इस जंगल में अपना भविष्य खराब कर रहा है। सही बात है। भी ये भी कहा, पर मेरे परिवार का, हम जॉइंट फैमिली है, मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने, मैंने जो भी यहाँ पे काम किया, उन्होंने मुझे कभी भी डिमोरलाइज नहीं किया। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग जो काम नहीं करते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी ओर ध्यान ना दें। क्या बात। और एक बार आपने ठान लिया तो हम लेबरी करके भी बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं कि यार वो फलाना आदमी लेबर है, उसी को बुलाया जाए। एक लेबर की बात भी कर रहा हूँ, लेबर से लेके ऊपर तक कहीं भी ऐसा ना है कि रोजगार ना मिल सके, लेकिन हमारी काम के प्रति सोच होनी चाहिए। जो भी काम करें हम दिल से करें और मन से करें। कोरोना काल में जब लोग एक वायरस से संघर्ष कर रहे थे तो उसी बीच मनोज पांडे जी पर एक जानलेवा हमला भी हो चुका था तेंदुए के द्वारा। उसके बारे में बताइए सर, कब की ये वारदात थी और कैसे ये हुई? कोरोना काल में, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट तो 2 साल से बंद थे, 20 और 21 में। जी हाँ। तो मैंने यहाँ गाय भी पाली है, बकरी भी पाली है, खरगोश और बतख, मुर्गी सब पाली थी। तो मुझे 2 बार यहाँ पे उनके सेवा के लिए आना पड़ता था। गाय बच्चियों को पानी पिलाने, बाद में उनको चारा खिलाने, दिन में या रात में, सुबह और शाम जी। तो 2021 सन 2021 की बात है, 9 दिसंबर 2021। तो मैं अपनी गाय गौशाले में उनको चारा पानी दे रहा था। उसी बीच मेरे पास 2 अपने पालतू कुत्ते थे, वो एकदम भौंकते हुए आए। मैं देखा क्या हुआ, तब तक झाड़ी से तेंदुआ निकल गया
और उसने मुझे बहुत बड़ा हमला कर आप दिया। पे हमला किया जी। सीधे? तो वो जैसे हम सामने से किया? जी, जी, जैसे नहीं मैंने तो देखा नहीं, वो गाड़ी से निकल के एकदम मुझ पे हमला कर दिया और मुझे जकड़ लिया, जैसे हम लोग गले मिलते हैं। तो उसने मेरे मुँह में तो मास्क लगा था ठीक। और मुझे कुछ सेकंड के लिए पता चला कि तू आज मारा जाता है। वो जब मेरे मुँह पे उसका मुँह था और उसने ये अपने पीछे के पाँव यहाँ फंसा लिए थे, पंजे से मुझे जकड़ लिया था, वो मेरे ऊपर खड़ा था, एकदम हम आमने-सामने खड़े थे, तो मेरा हाथ उसके गले में चला गया। तो उसका पूरा मुँह नहीं खुला, उसने एक दाँत यहाँ पे मारा तो ये मेरा जबड़ा निकाल दिया। 14 टाँके यहाँ लगे रानीखेत सरकारी अस्पताल में और 16 इधर साइड लगे, 12 इधर लगे, बाकी जो घाव थे अलग थे। तो निश्चित तौर पे मैं उस दिन उस जंगली जानवर के हाथों मारा जाता। मेरे पास 2 अपने पालतू कुत्ते नहीं होते, तो मैं अभी उनको अपने बच्चों की तरह पालता हूँ। तो उन कुत्तों ने आपको कैसे जी, बचाया? वो एक कुत्ता जंजीर तोड़ के आ गया और दूसरा भी उसके पीछे-पीछे आ गया, तो बाघ करीब 40 से 50 सेकंड 70 सेकंड का उसका मेरे लड़ाई रही। ध्यान हटा? कुत्ते की वजह से उसने वो मुझे कहीं गिरा नहीं पाया, तो मैं कि कुत्ते उस पे झपट गए? जी, तो फिर मेरे को पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत गाड़ी मुहैया करा के मुझे रानीखेत एडमिट किया गया। 1 महीना मेरा घर से इलाज चला। तो तेंदुआ भाग गया मौके पे? तेंदुआ भाग गया। आज के दिन भी बहुत खतरा है, मेरे दोनों कुत्ते मार डाले उसने।